हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लव द क्लासेस। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, जिसमें हम पढ़ रहे थे पारितंत्र में उत्पादकता और ऊर्जा का प्रवाह। तो देखिए, हम पिछले टाइम पढ़ रहे थे कि हमने पढ़ा था कि पोषण स्तर पर 3 संकल्पनाएं पाई जाती है। एक थी खाद्य श्रृंखला, दूसरी थी खाद्य जाल और तीसरी थी पारिस्थितिकी पिरामिड। तो हमको आज पढ़ना है इन तीनों के बारे में। तो आगे देखिए, खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र में प्रत्येक पोषण स्तर के जीवधारी भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। यही निर्भरता जब क्रमिक रूप में आगे बढ़ती है तो उसे खाद्य श्रृंखला कहते हैं। तो देखिए, ये कैसे श्रृंखला है कि सबसे पहले है पौधे। पौधे को कौन खाएगा? तो उनको खाएंगे शाकाहारी जीव। शाकाहारी जीव को कौन खाएगा? तो वो खाएंगे मांसाहारी। ये सर्कल चलता है, ठीक है। तो अब इसमें अगर आपका ये शाकाहारी बीज से हट गया, अगर ये शाकाहारी बीज से हट गया तो मांसाहारी किसको खाएगा? मांसाहारी पेड़ पौधे तो नहीं खा सकते। तो इसलिए क्या है कि ये एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। अब मान लो अगर पौधे नहीं है तो शाकाहारी क्या खाएंगे? ऐसा है। तो अब बताइए, ये एक दूसरे पर निर्भर हुए ना। मांसाहारी शाकाहारी पर निर्भर है, शाकाहारी किस पर निर्भर है? तो वो पौधों पर निर्भर है। तो ये एक दूसरे पर निर्भर है। अगर एक भी इसमें नहीं हो तो क्या होता है? खाद्य श्रृंखला पूर्ण नहीं हो सकती। अब देखिए, मुख्यतः खाद्य श्रृंखला 2 प्रकार की होती है। एक होती है चराई खाद्य श्रृंखला, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ग्रेजिंग फूड चेन। ये क्या होती है? एक सीधी, सपाट व निश्चित खाद्य श्रृंखला होती है जो उत्पादक से शुरू होकर अंतिम उपभोक्ता तक जाती है, जैसे घास, बकरी और शेर। ठीक है, इसमें एक श्रृंखला होती है जो उत्पादक से कहाँ खत्म होती है? उपभोक्ता तक। और दूसरी होती है अपरत खाद्य श्रृंखला। ये थोड़ी सी आपके लिए कंफ्यूजन होगी, तो इसको समझ लीजिए। अपरत खाद्य श्रृंखला डेट्रिटस फूड चेन पौधों व जंतुओं के मृत कार्बनिक पदार्थ से सूक्ष्म अपघटकों द्वारा प्रारंभ होकर अन्य पक्षियों जीवों तक जाती है। तो देखिए, ये इसमें कहाँ से क्या स्टार्ट हो रहा है? पौधों व जंतुओं के मृत कार्बनिक पदार्थ। ये कहाँ से शुरू होती है? तो ये मृत कार्बनिक पदार्थ से शुरू होती है, अपघटकों द्वारा प्रारंभ होकर ये कहाँ अन्य पक्षियों जीवों तक जाती है। जैसे अपरद होता है, अपरद से फिर केंचुआ उसको अपना भोजन बनाता है, फिर उसे कौन खाती है? तो मुर्गी, और मुर्गी को कौन खाता है? बाज। तो इस तरह से यहाँ पर इसमें किससे शुरू हुआ था? उत्पादक से। और इसमें कहाँ से शुरू हो रहा है? मृत कार्बनिक पदार्थों से सूक्ष्म अपघटकों द्वारा प्रारंभ होकर। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों के जो प्रारंभ है वो दोनों अलग होते हैं। अब देखिए, आहार जाल और फूड वेब्स। खाद्य श्रृंखला में उत्पादक तथा प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक उपभोक्ताओं में सरल संबंध होता है। लेकिन जब पारितंत्र में कई जातियों के जंतु एक ही प्रकार के भोज्य पदार्थ को खाते हैं, या एक ही प्रकार की जाति कई प्रकार के भोज्य जंतुओं का भक्षण करते हैं, तो ये क्या है? आहार श्रृंखला जटिल हो जाती है। तो आहार जाल जो है वो क्या है? जटिल हो जाता है। जबकि जो आहार श्रृंखला है वो क्या होती है? थोड़ी सरल होती है। इस प्रकार की जटिल आहार श्रृंखला को आहार जाल कहा जाता है। जब आहार श्रृंखला जटिल हो जाती है तो वो क्या हो जाता है? वो आहार जाल हो जाता है। खाद्य जाल जितना जटिल और वैविध्यपूर्ण होगा, पारिस्थितिकी तंत्र उतना ही स्थायी और संतुलित होगा। देखिए, इसमें क्या है? इसमें अगर जितना वैविध्यपूर्ण और जटिल होगा तो ये क्या होगा? उतना ही स्थायी और संतुलन होगा। क्यों होगा? क्योंकि अगर एक को कोई खा रहा है तो उसको दूसरा खाने वाला है। ठीक है, मान लीजिए ये 2 है, 3 है। ठीक है, इन 2 को अगर सांप खाता है और सांप को खाता है बाज, लेकिन अब अगर इसमें कमी हो गई तो कम से कम ये 2 तो है, तो सांप इन 2 को तो खा सकता है ना। तो क्या रहेगा? पर्यावरण संतुलित रहेगा। तो इस तरह से यह है कि पर्यावरण संतुलित रहेगा, वैविध्यपूर्ण होना चाहिए और उतना ही जटिल भी होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। अब ये देखिए, आप यहाँ पे
यहाँ पे देखिए दलदली घास है और ये पौधा है। पौधे को कौन खाता है? तो ये झिंगुर खाता है। झिंगुर को कौन खाता है? तो मेढक खा जाता है। और दूसरा कौन खा लेता है उसको? छछूंदर खा लेता है। झिंगुर को कौन खा लेता है? छछूंदर और मेढक। अब मेढक को कौन खा लेता है? सांप। और छछूंदर को भी कौन खा लेता है? सांप। ठीक है, तो ये क्या हुई आपकी। और ये दलदली घास को कौन खाता है? तो ये खाता है टिड्डा। टिड्डे को कौन खाता है? तो उसको भी छछूंदर खा लेता है। और छछूंदर को कौन खाता है? सांप। सांप को कौन खाता है? बाज। तो ये आपकी क्या है? एक जटिल प्रक्रिया हो गई और इसमें वैविध्यपूर्ण भी है। तो ये आपका क्या हो गया? आहार जाल हो गया। जब सीधा और सरल रहे तो वो क्या होती है? आहार श्रृंखला होती है। और जब यही कठिन और जटिल हो जाता है, जटिल और वैविध्यपूर्ण हो जाता है, तो ये क्या हो जाता है? आहार जाल हो जाता है। खाद्य जाल जीवों को अधिक जीने का अवसर उपलब्ध कराता है, क्योंकि खाद्य श्रृंखला में यदि कोई जीव किसी कारणवश हट जाता है तो पूरी खाद्य श्रृंखला दुष्प्रभावित हो जाएगी। तो देखिए, जबकि खाद्यान्न जाल में ऐसा होने पर जीवों द्वारा अन्य विकल्पों पर अपनी निर्भरता आरोपित की जा सकती है और वे निरंतरता बरकरार रख सकते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि इसमें अगर एक भी हट गया तो उसको क्या है, मतलब कोई ना कोई दूसरा ऑप्शन मिल जाएगा। अब जैसे यहाँ से मान लीजिए ये मान लीजिए यहाँ से मेंढक हट गया, मेंढक हट जाएगा तो भी आपको इतना मतलब इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि झिंगुर को खाने के लिए कौन बैठा है? छछूंदर बैठा है। और छछूंदर को खाने के लिए कौन बैठा है? सांप है। ठीक है, तो अगर इस मेंढक से हट गया तो भी कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आहार श्रृंखला में अगर एक भी हट गया तो क्या है, आगे जो श्रृंखला है वो उसको बहुत ज्यादा प्रभाव होता है। तो यही पॉइंट इसमें दिया गया है। तीसरा देखिए, पारिस्थितिकी पिरामिड। किसी खाद्य श्रृंखला में अलग अलग पोषण स्तर के जैविक समुदाय के बीच उनकी संख्या, जैव भार, उत्पादकता तथा ऊर्जा के आधार पर किया गया चित्रित प्रदर्शन, जो सामान्यतः एक सीधे या उल्टे पिरामिड की तरह होता है, पारिस्थितिकी पिरामिड कहलाता है। तो देखिए, इसमें क्या है कि किसी खाद्य श्रृंखला में अलग अलग पोषण स्तर के जैविक समुदाय के बीच उनकी संख्या, जैव भार, क्या ध्यान दीजिएगा, उनकी संख्या, उनका जैव भार, उनकी उत्पादकता तथा ऊर्जा के आधार पर किया गया है। तो ये जो चित्रित प्रदर्शन है वो क्या है, या तो सीधे भी हो सकता है या उल्टे पिरामिड की तरह भी हो सकता है। ये क्या कहलाता है? आपका पारिस्थितिकी पिरामिड। तो खाद्य श्रृंखला को अगर आप एक पिरामिड की तरह प्रस्तुत करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? आपका पारिस्थितिकी पिरामिड कहलाएगा। पारिस्थितिकी पिरामिड के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं: संख्या पिरामिड, जैव भार पिरामिड और ऊर्जा पिरामिड। तो देखिए, हम पहले देख लेते हैं संख्या पिरामिड। एक पारिस्थितिकी तंत्र में प्रत्येक पोषण स्तर से संबंधित अलग अलग प्रजातियों की कुल संख्या को क्रमानुसार दर्शाने पर हमें संख्या पिरामिड प्राप्त होता है। कुछ अपवादों को यदि छोड़ दे तो यह सीधा ही होता है। अब देखिए, ये आप देखेंगे तो इस पिरामिड को देखिए, सबसे पहले क्या है? घास। तो ये सर्वाधिक मात्रा में होती है, ये क्या होती है? उत्पादक होती है। फिर टिड्डे होते हैं जो घास की संख्या से कम होते हैं। ठीक है, और ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं आपके प्राथमिक उपभोक्ता। अब टिड्डे को कौन खाता है? मेंढक। तो ये क्या है? टिड्डे से तो कम ही होते हैं संख्या में। और ये क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं आपके द्वितीयक उपभोक्ता। अब मेंढक को कौन खाता है? सांप। तो ये क्या हो गया? आपका तृतीयक उपभोक्ता। तो इस तरह से ये पिरामिड क्या है? नीचे से ऊपर चल रहा है। अब देखिए, ये उल्टा पिरामिड भी हो सकता है। ये कैसे है? ये है मांसाहारी। मांसाहारी क्या होता है? द्वितीयक उपभोक्ता है। फिर शाकाहारी और फिर वृक्ष। तो आप देखेंगे प्रकृति में सर्वाधिक क्या पाए जाते हैं? वृक्ष, पेड़ पौधे, घास, ये पाई जाती है। उसके बाद इन्हें भक्षण करने वाले शाकाहारी जीव पाए जाते हैं और उससे कम मात्रा में मांसाहारी जीव पाए जाते हैं। तभी पारिस्थितिकी तंत्र में संतुलन बना रहता है। अगर इनकी संख्या बढ़ जाए मांसाहारी की तो ये शाकाहारी अपने आप कम हो जाएंगे। तो इसलिए क्या है कि इनकी संख्या कम होती है तो पारिस्थितिकी तंत्र बना रहता है, इसमें संतुलन बना रहता है। अब देखिए,
अब ये देखिए, ये सीधा और ये उल्टा पिरामिड बना है। ये आपका सीधा पिरामिड है और ये वाला आपका उल्टा पिरामिड है। अब नेक्स्ट देखिए, जय भार पिरामिड। जय भार पिरामिड क्या होता है कि किसी जीवित प्राणी में उपलब्ध कार्बनिक पदार्थ, जो किसी प्राणी में जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनका जो शुष्क भार होता है उसका जय भार कहलाता है। तो कार्बनिक पदार्थों का शुष्क भार प्राणी का जैव भार कहलाता है। संख्या पिरामिड की तरह इसका भी प्रदर्शन सीधा या उल्टा हो सकता है। स्थलीय पारितंत्र में उत्पादकता का जीव भार भोजन श्रृंखला के प्रत्येक स्तर के उपभोक्ता से अधिक होता है, फलतः पिरामिड सीधा बना रहता है। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक, पादप, प्लवक एवं डायटम जीव भार शाकाहारी मछलियों से कम होता है। जलीय पारितंत्र का जैव भार उल्टा दिग्दर्शित होता है। तब देखिए कैसे होता है। आपको ये ध्यान देना होगा, स्थलीय पारितंत्र में जीव भार, उत्पादक का जीव भार भोजन श्रृंखला के प्रत्येक स्तर में उपभोक्ताओं से अधिक होता है, फलतः पिरामिड क्या होता है, सीधे बना रहता है। और जबकि जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ये पिरामिड कैसा होता है, तो शाकाहारी मछलियों से कम होता है। तो जलीय पारितंत्र का जैव भार क्या होता है, हमेशा उल्टा होता है। तो ये बात ध्यान दीजिएगा कि स्थलीय पारितंत्र में जो पिरामिड है वो क्या होता है, सीधा बना रहता है, और जलीय पारितंत्र में, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में हमेशा उल्टा पिरामिड बनता है। ठीक है, देखिए मैं इसको आपको इसके माध्यम से समझाने का प्रयास की हूँ। ये आपका एक डायग्राम है, इसमें देखिए घास और झाड़ियाँ हैं, इनका जो है वजन कितना है, 10,000 किलो। गाय हिरण इनका क्या है, तो ये 1,000 किलो होता है। लोमड़ी का कितना है, तो 100 किलो। शेर का कितना है, तो ये 10 किलो। अब ये कैसे है, तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि इनकी संख्या देखिए सबसे ज़्यादा इनकी संख्या है, फिर इनकी है, फिर इससे इनकी कम है, और लोमड़ी से भी कम कितने होते हैं, शेर। ठीक है, शेर कम है, फिर उनकी संख्या ज़्यादा होती है लोमड़ी में। तो ये समझ के ये देखिए इनका वजन भी वैसा वैसा निकाला गया है। ठीक है, तो ये स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र है, और ये क्या है, सीधा पिरामिड बना है। अब मैं आपको उल्टा पिरामिड बता देती हूँ। ये देखिए, ये अब इसमें देखिए बड़ी मछली है तो इसका ज़्यादा है, ये 12 ग्राम प्रति वर्ग मीटर है। अब आप देखिए ब्लू व्हेल हो गई, शार्क मछली हो गई, इनका वजन कितना ज़्यादा होता है, और जबकि अंदर जो उनके प्लवक वगैरह जो होते हैं वो मात्रा में भी कम होते हैं। और अब जो छोटी छोटी मछलियां हैं उनका वजन कितना होता है, अगर एक आप व्हेल मछली को ले लो या शार्क मछली को ले लो और एक छोटी छोटी मछलियां को गिनो, कितना वजन होगा। तो उसी तरह देखिए इनका वजन क्या है, कम होता जा रहा है। बड़ी मछली का है तो 12 ग्राम अगर आ रहा है, तो छोटी मछली का कितना है, 8 ग्राम प्रति वर्ग मीटर। जंतु प्लवक का कितना है, तो 6 ग्राम प्रति वर्ग मीटर। अब पादप प्लवक का है तो ये कितना है, 4 ग्राम प्रति वर्ग मीटर। तो ये देखिए आपका हमेशा क्या है, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जो पिरामिड है वो हमेशा उल्टा बनता है, ऊपर से नीचे की ओर बनता है। और स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र कैसा बनता है, हमेशा नीचे से ऊपर की ओर, मतलब सीधा। अब देखिए ऊर्जा पिरामिड। ऊर्जा का पिरामिड किसी भोजन श्रृंखला अथवा जाल में आहार और ऊर्जा के संबंध को दर्शाता है। खाद्य श्रृंखलाओं में ऊर्जा पोषण तलों से प्रवाहित होती है तथा हर अगले तल में ऊर्जा की मात्रा घटती जाती है। अंत में ऊर्जा को अधिकांश भाग का पर्यावरण में ऊष्मा के रूप में ह्रास हो जाता है। अतः ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा तथा एक दिशी होता है। तो देखिए ऊर्जा का जो पिरामिड है वो सदैव सीधा तथा एक दिशी होता है। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी पढ़ाया था कि जैसे हरे पौधे ये पेड़ से कितना लेते हैं,
देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो पूरी पृथ्वी पर जो ऊर्जा मिलती है उसका 1% पेड़ पौधे लेते हैं। पेड़ पौधे से जो प्राथमिक उपभोक्ता है वो कितना लेता है, वो लेता है आपका 10%। फिर इस 10% ये जो मिला, तो इसका जो कुल मिल रहा है इसको, उसका फिर 10% ये किसको मिलता है, वो द्वितीयक उपभोक्ता को। फिर द्वितीयक उपभोक्ता को जो मिल रहा है उसका 10%, तो ये किसको मिलता है, ये तृतीयक उपभोक्ता को। तो ये क्या है, हमेशा सीधा होता है और एक दिवसीय होता है। तो इसमें क्या है, हमेशा ऊर्जा का ह्रास होता है। और ये किस रूप में होता है, तो ये ऊष्मा के रूप में होता है। कहते देखिए, अगले तल में ऊर्जा की मात्रा घटती जाती है, अंत में ऊर्जा के अधिकांश भाग का पर्यावरण में ऊष्मा के रूप में ह्रास हो जाता है। तो अब आप देखेंगे, जैसे इनको मान रही है, देखिए 10,000 जूल इनको अगर मिल रहा है तो इसका 10% इनको मिला तो 1,000 जूल मिला। 1,000 जूल का फिर इनको 10% मिला तो इनको 100 जूल मिला। 100 जूल अगर इनको मिला है तो इसका 10% इनको मिला है। तो आपको ये समझ में आ गया कि किस तरह से मिल रहा है। किसी पारितंत्र के पोषण स्तरों के बीच क्रियात्मक संबंधों के निरूपण में जहां अन्य दो पिरामिड संख्या और व्यवहार उतने कारगर नहीं है, वहीं ऊर्जा का पिरामिड इसका सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन है। तो देखिए, सबसे ज्यादा मान्यता किसको मिलती है, ऊर्जा का पिरामिड। इनको जो मान्यता मिली है वो सबसे ज्यादा है और इनका जो प्रदर्शन है वो सर्वोत्कृष्ट है। तो सबसे ज्यादा किसको ध्यान दिया जाता है, ऊर्जा पिरामिड को। चलिए नेक्स्ट देख लिए, जैव संचयन व जैव आवर्धन। जैव संचयन क्या होता है, जैव संचयन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हानिकारक पदार्थों या प्रदूषकों का प्रवेश किसी जीव में होता है और उसका संचयन लगातार होता चला जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये प्रदूषक सामान्यतः नष्ट नहीं होते, अर्थात अजैव निम्नीकृत होते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि हानिकारक पदार्थों या प्रदूषकों का प्रवेश किसी जीव में होता है और उसका संचयन लगातार होता चला जाता है। तो ये क्या है, इनका संचयन होता जाता है और ये इसलिए होता है क्योंकि सामान्यतः नष्ट नहीं होते, अर्थात अजैव निम्नीकृत नॉन बायोग्रेडेबल होते हैं। जैसे हम सिगरेट पीते हैं तो उसका धुआं हमारे अंदर जाता है और उसका संचय होता रहता है, तो वो क्या है, जैव संचयन की प्रक्रिया कहलाई, क्योंकि उसमें जो प्रदूषक है वो नष्ट नहीं हो रहा है, वो हमारे अंदर आ रहा है, मतलब संचय हो रहा है उसका। अब देखिए, जैव आवर्धन क्या है कि जैव संचयन में संग्रहित प्रदूषकों का स्थानांतरण जब अगले पोषण स्तर के जीवों में होता है तो इन प्रदूषकों की मात्रा एवं सांद्रता में क्रमशः वृद्धि होती जाती है। इसे ही जैव आवर्धन कहते हैं। जैसे अब हमारे शरीर में जो संग्रहित प्रदूषक है उसका स्थानांतरण जब हमारे, मतलब कह लीजिए कि जैसे अभी हमारे में कोई बीमारी है, हमने बहुत ज़्यादा सिगरेट पी, हमारे में बहुत अंदर ये हो गया, इफेक्ट हो गया उसका। अब हमें कोई खाएगा तो वो जो हमारे में प्रदूषक है वो उसको साथ में स्वीकार करेगा, उसको ग्रहण करेगा। तो क्या हो जाएगा, वो पूरे प्रदूषक भी एक स्तर से दूसरे स्तर में क्या हो जाते हैं, स्थानांतरित हो जाते हैं। और इसकी जो मात्रा एवं सांद्रता होती है उसमें भी क्रमशः क्या होती है, वृद्धि होती जाती है। इसे ही क्या कहते हैं, जैव आवर्धन कहते हैं। इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको भू जैव आवर्धन बताया था, उसको भी देख लीजिएगा और ये भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो वो क्या था, भू जैव आवर्धन था और ये था जैव आवर्धन। इसमें क्या होता है कि एक, मतलब कह लीजिए कि एक जीव में जो प्रदूषक तत्व ग्रहण किया है, तो अगर उस जीव को कोई दूसरा खाता है तो वही प्रदूषक उसमें भी स्थानांतरित हो जाता है और इसकी मात्रा और सांद्रता में क्या होती है, क्रमशः वृद्धि होती जाती है। स्वाभाविक रूप से सर्वोच्च पोषण स्तर की जीवधारियों में इन प्रदूषकों की संख्या, सांद्रता सर्वाधिक होगी, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा कि क्या होती है, जैव आवर्धन में जो सर्वोच्च पोषण स्तर के जीवधारी हैं इनमें प्रदूषकों की सांद्रता सर्वाधिक होगी। जैव आवर्धनों के उदाहरण के रूप में DDT, हाइक्लोरो डाइफिनाइल
ट्राइक्लोरोइथेन को लिया जा सकता है, जिसका प्रयोग फिलहाल मच्छरों को मारने में किया जाता है। ठीक है, तो जैव आवर्धन का उदाहरण क्या हो गया है? हाइक्लोरोडाइफिनाइल, ट्राइक्लोरोइथेन। तो ये दो आपके क्या है? जैव आवर्धन के उदाहरण हैं। पारिस्थितिकी दक्षता किसी पारितंत्र में ऊर्जा का एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में स्थानांतरण जिस कुशलता के साथ होता है उसे पारिस्थितिकी दक्षता कहते हैं। सामान्यतः प्रत्येक पोषण स्तर में यह 10% होता है। ये मैं बार बार आपको बता रही हूँ कि प्रत्येक स्तर में यह क्या होता है? 10% होता है। हाँ, अभी ये घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछे तो वो अलग बात है, लेकिन पोषण स्तर का जो एक जीव से दूसरे में जो होता है स्थानांतरण, उसको क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी जिस कुशलता के साथ होता है उसको क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी दक्षता कहते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, अगर कोई ऐड आता है तो इसे स्किप मत कीजिए, इसे पूरा पूरा देखिए। थैंक यू सो मच।